गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं उदय शंकर और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। आपको एक टेस्ट दिया गया है करने के लिए, इससे कि आपकी अपनी तैयारी की जांच हो पाएगी। आप कितने अच्छे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप कितने बेहतर हैं। इसमें आपको एक स्कोर कार्ड दिया गया है, आप कहां तक पहुंच पाते हैं। अगर आप 0 से 20 स्कोर करते हैं टोटल 40 सवाल में, टोटल सवाल की संख्या जो है वो 40 है। आपका स्कोर कार्ड क्या कहता है कि अगर आप 0 to 20 लाते हैं तो आपका जो पुअर आप ग्रेड में आएंगे तैयारी के लेवल से। जो वर्तमान समय में जिस हाई स्कोरिंग जो एग्जाम्स हो गए हैं उस मामले में आप 0 से 20 में आप पुअर कैटेगरी में आएंगे। 21 से 25 में आप एवरेज कैटेगरी में आएंगे, औसतन, मतलब आप एक औसतन छात्र हैं। 26 से 30 में आप एवब एवरेज आएंगे, मतलब औसतन से थोड़ा सा ऊपर हैं। अगर आप इस 40 सवाल में अगर आप 31 से 35 करते हैं तो आप एक्सीलेंट की कैटेगरी में आते हैं, शानदार कैटेगरी में आते हैं। फिर भी अभी आप द बेस्ट नहीं हैं, और द बेस्ट या सुपीरियर आप आते हैं 36 से लेकर 40 के बीच में। तो आप प्रश्नों को देखें, समय थोड़ा सा ले, 1 by 1 सवाल को देखें और इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दें अपने आंसर शीट को मैच करने के लिए। चलिए, हम लोगों का जो पहला जो सवाल कहता है, सवाल क्या करे कि एल्डरली वुमेन इन चार्ज ऑफ ए गर्ल ऑन सोशल ओकेजन्स। कहने का मतलब है कि वो एक जो उम्र दराज जो महिला होती है, पहले के समय में ऐसा होता था, ठीक है ना, कि जो अगर कहीं पर कोई गर्ल जाती थी सोशल ओकेजन्स पर, जैसे कि पार्टी, शादी, विवाह में, तो उनके साथ भी वो जाती थी, ठीक है ना। वो एल्डरली वुमेन होती थी, वो परिवार की सदस्य भी हो सकती थी या परिवार की सदस्य नहीं भी हो सकती थी। पारिवारिक सदस्य से यहाँ कोई मतलब नहीं है। जैसे कि कोई पोती के साथ दादी चली गई, माँ के बेटी के साथ माँ चली गई, चाची चली गई, फुआ चली गई, तो ये एल्डरली वुमेन के कैटेगरी में है, जो कि गर्ल के साथ वो सोशल ओकेजन्स में जाती थी, ठीक है ना। चलिए, अब इसको हम क्या कहते हैं। एक वर्ड में आपको दिया गया मैट्रॉन, चैंडलर, सैप्रॉन, है ना, सैप्रॉन, इसको सैप्रॉन पढ़ेंगे, और स्पिंस्टर। पहले सारे ऑप्शंस पर पहले ध्यान देते हैं। मैट्रॉन कौन होती है, पहले एक बार आप इसको पहले देख ले, क्या आप इसको खुद से हल कर सकते हैं। अगर आपने हल कर लिया है तो चलिए अब आप मैच कीजिए मेरे आंसर शीट से। मैट्रॉन कौन होती है। मैट्रॉन वो महिला होती है जो कि स्कूल, कॉलेज, है ना, इत्यादि में वो मतलब कि वो हाउसकीपर का काम करती हैं। मतलब आप ऐसा समझिए कि कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन में वो एक मतलब हाउसकीपर का काम करती है, वो मैट्रॉन कहलाती है। मतलब आप ऐसा समझिए कि मतलब स्कूल, कॉलेज में छात्रावास व्यवस्थित करने वाली महिला, मतलब वो छात्रावास को मैनेज करती है। छात्रावास व्यवस्थित करने वाली महिला को हम कहते हैं, वाली महिला है वो आपका मैट्रॉन है। चलिए, ये जो हॉस्पिटल में भी जो चीफ जो फीमेल जो नर्सिंग स्टाफ होती है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रॉन कहते हैं। तो छात्रावास व्यवस्थित करने वाली जो महिला होती है, जो स्कूल में, कॉलेज में जो कि हाउसकीपिंग का काम करती है, वो महिला वो मैट्रॉन कहलाती है। चलिए, यानी कि ये हमारा भी आंसर नहीं है। चैंडलर कौन होती है, इसको चैंडलर पढ़ेंगे ना, मोमबत्ती बनाने वाले को चैंडलर कहते हैं। ये आप ऐसे समझिए, इसको सरल भाषा में मोमबत्ती बनाने वाला चैंडलर कहलाता है। चलिए, स्पिंस्टर कौन होती है, थोड़ा सा इस ऑप्शन पर भी ध्यान दे देते हैं। स्पिंस्टर कौन होती है। स्पिंस्टर वो महिला होती है जो कि अविवाहित होती है, लेकिन उसका विवाह का एज पार कर चुका है। जैसे कि कोई महिला 50 वर्ष की है, 60 वर्ष की है, विवाह नहीं की, अब वो महिला कहलाएगी स्पिंस्टर, जो कि वैवाहिक उम्र को पार कर चुकी है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, छोटे में लिख सकते हैं, अधेड़ अविवाहित महिला। अधेड़ अविवाहित महिला को हम कहेंगे स्पिंस्टर। लेकिन देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा क्वेश्चन कर रहा है क्या कि वो वृद्ध महिला जो कि मतलब सोशल ओकेजन्स पर किसी गर्ल के साथ जाती हैं, उनके साथ रहती हैं वो, तो इसको कहते हैं ना सैप्रॉन। इसको कहते हैं सैप्रॉन। हमारा जो आंसर, जो राइट आंसर जो बनेगा वो होगा सैप्रॉन। सैप्रॉन कौन होती है, वो महिला होती हैं जो कि सोशल ओकेजन्स पर किसी लड़की, छोटी लड़की के साथ जाती हैं, ठीक है। तो सैप्रॉन का मतलब आप ऐसे समझिए कि मतलब उसको जब आप किस रूप में, छोटे रूप में कैसे देंगे, तो लड़कियों के साथ, ठीक है ना, लड़कियों के साथ जाने वाली, है ना, साथ जाने वाली, ठीक है ना, वृद्ध महिला को कहेंगे, ठीक है ना, जो सोशल ओकेजन्स में कहीं जाती हैं। तो वो कोई भी वृद्ध महिला हो सकती है, दादी हो सकती है, फूआ हो सकती है, मौसी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हमारा जो 1 का जो राइट आंसर होगा, सॉरी यहाँ पर
सॉरी एक क्वेश्चन मिस हो गया है, ये पहले 2 है, पहले 2 का जो राइट आंसर होगा ना वो आपका सैफरन होगा, ठीक है ना। तो 2 का राइट आंसर हम लोगों ने क्या देख लिया, 2 का राइट आंसर डी देख लिया, सॉरी फॉर। अब चलिए फर्स्ट सवाल थोड़ा मिस हो गया था, तो फर्स्ट सवाल को कर लेते हैं। कर है क्या, ए बुक और पिक्चर, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड क्या कर रहा है, पहले सवाल को पहले देखते हैं। सवाल कर रहा है क्या, ए बुक और पिक्चर प्रोड्यूस्ड मियरली टू ब्रिंग इन मनी। इसका मतलब क्या होता है, देखिए वो बुक या वो फिल्म या पिक्चर कुछ भी हो सकता है जिसका पैसा कमाना ही उसका मेन पर्पस है। मतलब उसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि सामाजिक ज्ञान देगा, आपको केवल पैसा कमाएगा। पैसा कैसे कमाएगा, वो लोगों के वो पसंद को वो पूरा करेगा, लोग उसको देखेंगे, लोग उसको पढ़ेंगे और वो चीज बिकेगा। तो इसको कहते हैं पॉट बॉयलर। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ना, पॉट बॉयलर। पॉट बॉयलर क्या होता है, थोड़ा सा पॉट बॉयलर को पहले हम लोग देख लेते हैं। पॉट बॉयलर क्या होता है, देखिए पॉट बॉयलर का वो फिल्म हो सकता है, वो बुक हो सकता है, फिल्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो पैसा लाए, है ना, जो ब्रिंग्स इन मनी लाए, उसको हम लोग पॉट बॉयलर कहेंगे। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो पॉट बॉयलर होने वाला है, ठीक है ना। चलिए पॉट बॉयलर वो कोई फिल्म हो सकता है, किताब हो सकता है जिसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। चलिए मनी स्पिनर क्या होता है, कोई भी चीज जो कि प्रॉफिट लाए। देखिए ये मनी लाएगा, ये प्रॉफिट लाएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इस चीज को हम लोग देख लेते हैं कि भाई मनी स्पिनर क्या होता है। समथिंग पैसा लाभ, मतलब लाभ कमाने वाला कोई भी चीज। जो मनी स्पिनर क्या होता है, लाभ है ना, लाभ देने वाला कोई भी चीज, लाभ देने वाली चीज को हम लोग मनी स्पिनर कहेंगे। मतलब इसमें 2 वर्ड जानने लायक है, ये सब वर्ड बेकार में दे दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए तो इसका मतलब राइट आंसर हम लोग क्या कह सकते हैं, जो 1 का जो राइट आंसर होने वाला है, 1 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तो हो चुका है, ये पहले यही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। कह रहे कि समथिंग, पहले सवाल को पहले देखते हैं। कह रहे कि समथिंग दैट कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड, वो चीज जिसको सच माना जाता है, जिसको सच माना जा सकता है, उसको क्या कहेंगे हम। सच मतलब जो स्वयं में सिद्ध हो। चलिए टेनिट, इसको कहते हैं टेनिट। टेनिट क्या होता है, देखिए टेनिट क्या होता है ना, सेट ऑफ बिलीफ होता है। टेनिट क्या होता है ना, इसको आप ऐसे समझिए, ए सेट ऑफ बिलीफ होता है ना, सेट ऑफ बिलीफ होता है, इसको हम लोग टेनिट कहते हैं, ठीक है ना। आप इसको समझिए कि मत आप समझिए मत या सिद्धांत, ठीक है ना। मत या सिद्धांत का जो अंग्रेजी होता है वो टेनिट होता है। चलिए मैक्सिम क्या होता है, मैक्सिम एक कहावत टाइप से होता है जो कि सच बात कहता है, नीति वचन, है ना। आपका गुड बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसके लिए जो सेइंग है ना, उसके लिए है आपका नीति वचन या नीति कथन या नीति वचन। लेकिन देखिए सवाल हमारा क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि कोई चीज जिसको हम लोग सच मान लेते हैं। देखिए नीति कथन या नीति वचन क्या है, ये गुड बिहेवियर के लिए कहा गया कोई स्टेटमेंट है, ये भी आंसर नहीं है हमारा। गुड बिहेवियर के लिए कहा गया जो स्टेटमेंट है वो हमारा मैक्सिम है। टेनिट क्या होता है, ए सेट ऑफ बिलीफ होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना। इसको मत ये सिद्धांत शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है केवल प्रिंसिपल सिद्धांत, मतलब आप इसको भी सिद्धांत कह सकते हैं मोटा मोटी तौर पर। चलिए मोटा मोटी तौर पर मैं जा रहा हूं, बात कर रहा हूं। चलिए पोस्टुलेट क्या होता है, देखिए पोस्टुलेट एक ऐसा चीज होता है जिसको सच माना जाता है। यानी कि आपका सवाल क्या कर रहा है कि समथिंग दैट कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड, वो चीज जिसको सच माना जाता है उसको हम लोग पोस्टुलेट कहते हैं, ठीक है ना। इसको अगर हम हिंदी कहें तो इसका हिंदी होता है स्वयं सिद्ध, जो अपने आप में सिद्ध हो, ठीक है ना, जिसको सिद्ध करने की जरूरत ना पड़े, है ना, और इसको लोग सच मान लेता है। इसका मतलब हमारा 3 का जो राइट आंसर होना चाहिए, 3 का राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर पहले 4 को खुद से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ए वर्स लेटर, एक वैसा लेटर जो कि कविता के रूप में है ना, एक वैसा लेटर जो कि कविता के रूप में है, उस कविता के रूप के वर्स लेटर को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो वर्स लेटर को क्या कहते हैं, चलिए ऑप्शन दिया गया है ले, एपिटाफ, पेंटोमाइम और इपिसल। देखिए हालांकि इसमें जो वर्ड्स जो दिए गए हैं ना, ये सब डेली यूज में आने वाले वर्ड्स नहीं है, फिर भी जब आपको ऑप्शन दिया गया तो ऑप्शन पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। ले का मतलब क्या होता है, देखिए एक V2 ले है और यहाँ पर हम लोग ले को नाउन देख रहे हैं। ले को हम किस रूप में देख रहे हैं, ले को हम नाउन के रूप में देख रहे हैं। तो ले का मतलब आप ऐसे समझिए, इसका मतलब हो सकता है सॉन्ग अथवा पोएम। ये लेटर नहीं है, अगर इसको शॉर्ट में अगर हम साइनो कहें तो इसका साइनो हो सकता है सॉन्ग या पोएम। चलिए एपिटाफ क्या होता है, देखिए कब्र, जहां पर कब्र होता है ना, वहां पर एक पत्थर गड़ा होता है, उस पर कुछ लिखा रहता है। यानी कि कब्र पर जो शब्द जो अंकित होते हैं, है ना, कोई मृत्यु हो गया किसी का,
कब्र में दफनाया गया ना, तो वहां पर स्टोन होता है, स्टोन लगाया जाता है, उसके बारे में कुछ लिखा जाता है, उस मृत व्यक्ति के बारे में कुछ लिखा जाता है, तो उसको एपिटाफ कहते हैं। एपिटाफ का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो कब्र पर है ना लिखा हुआ, है ना, लिखा हुआ लेख, लिखा हुआ शब्द को, है ना, शब्द या वर्ड या फ्रेज हो सकता है, हम उसको एपिटाफ कहेंगे। चलिए, पेंटोमाइम क्या होता है, एक समझिए कि एक ड्रामेटिक एक्शन होता है। पेंटोमाइम क्या होता है, ड्रामेटिक एक्शन होता है। एक मतलब आप ऐसा समझिए कि इसको नाटक की है, मतलब इसको मतलब आप इसको नाटक के रूप में समझ सकते हैं। मोटा मोटी भाषा में मैं जा रहा हूँ, हालांकि इसका मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। आंसर की तरफ में जाऊं तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो इपीसल होगा। इपीसल का मतलब लेटर होता है। इपीसल को ना लेटर कहा गया। इपीसल का सिनोनिम्स अगर हमसे पूछिएगा तो इपीसल का सिनोनिम्स जो होगा वो लेटर होगा, ठीक है। अब आइएगा, तो इसका मतलब हमारा 4 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। हमारा 4 का राइट आंसर डी होगा। आइएगा 5 में, करे कि अनरीजनेबल इंथुजियाज्म फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वंस कंट्री। पहले सवाल को समझा जाए, सवाल क्या कर रहा है, अनुचित आप उत्साह दिखला रहे हैं, आप अपने देश को गौरव करने में अनुचित उत्साह दिखला रहे हैं, वो उत्साह जो कि अनुचित है। और ग्लोरिफिकेशन में आप अनुचित उत्साह दिखला रहे हैं ग्लोरिफिकेशन में। अब इसके लिए हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, देखिए, चलिए सारे पहले ऑप्शंस को देखते हैं। पैट्रोटिज्म क्या होता है, पैट्रोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, है ना, इसको मतलब आप ऐसा समझिए, पैट्रोटिज्म का मतलब क्या होता है, देशभक्ति होता है। चलिए, इंपेरियलिज्म क्या होता है, तो साम्राज्यवाद होता है, मतलब दूसरे देशों पर कब्जा करना साम्राज्यवाद कहलाता है। चलिए, जिंगोइज्म क्या होता है, देखिए इसमें होता है ना, जब देश जब वार की स्थिति में आ जाता है तब लोगों में ना एक राष्ट्रभक्ति जगती है, ठीक है ना, और वो राष्ट्रभक्ति उग्र राष्ट्रभक्ति का वो ये होता है। सपोज कीजिए कि भारत का चीन से या पाकिस्तान से अगर वार होने की स्थिति हो जाए तो आप देखिएगा कि मतलब चीन मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लगने लगेंगे, अचानक लगने लगेंगे। ये जो उग्र जो राष्ट्रभक्ति है ना, ये जिंगोइज्म कहलाता है। चलिए, ये जो उग्र राष्ट्रभक्ति होती है ना, उग्र राष्ट्र जो भक्ति होती है वो उसको हम जिंगोइज्म कहते हैं। चलिए, अब इसको कहेंगे चौविनिज्म, है ना। चौविनिज्म क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति, उसका देश चाहे जैसा भी हो, वो ये मान के चलेगा कि उसका देश किसी दूसरे देश से बेहतर है। ये जो अंधविश्वास होता है, मतलब आपका देश में लाख प्रॉब्लम है। अब आप सूडान के निवासियों से कहिए, आप उत्तर कोरिया के निवासियों से पूछिए कि दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन है, वो कहेगा सूडान। जो उत्तर कोरिया का होगा कहेगा उत्तर कोरिया। हालांकि वो जानता है कि उसके देश में हजारों समस्याएं हैं, फिर भी अपने देश को वो दूसरे देश से बेहतर समझेगा। इसी को कहते हैं चौविनिज्म। और चौविनिज्म का मतलब क्या होता है कि अपने देश को दूसरे देश से बेहतर समझना, यही अनरीजनेबल इंथुजियाज्म है। आप अपने देश को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आप अपने देश को दूसरे देश से बेहतर समझ रहे हैं, हालांकि आपके देश में हजारों समस्याएं हैं। तो ये जो चीज कहलाता है ना, चौविनिज्म कहलाता है, इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं अंध देशभक्ति। अंध देशभक्ति हम इसको कह सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर, जो 5 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है ना। शोविनिस्ट उस व्यक्ति को कहेंगे, ये व्यक्ति जो पर्सन कौन होगा, जो ऐसा मान के चलेगा, तो ऐसा पर्सन शोविनिस्ट कहलाएगा। शोविनिस्ट कौन होते हैं, जो मान के चलते हैं कि उनका देश किसी दूसरे देश से बेहतर है, मतलब अंध देशभक्त, है ना। अंध देशभक्त को हम चौविनिस्ट कहेंगे और अंध देशभक्ति को हम लोग चौविनिज्म कहेंगे। इसका मतलब हमारा 5 का राइट आंसर क्या होने वाला है, हमारा 5 का राइट आंसर ए होने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। चलिए, करे क्या, वन हु इज अनरिलेंटिंग। पहले सवाल को समझा जाए। एंड कैन नॉट बी मूव्ड बाय एंटिटीज। चलिए, करे क्या कि सवाल को पहले समझा जाए, है ना। इसके ऑप्शंस क्या क्या कर रहा है, इनऑक्सरेबल, इनफेलिएबल, इनवेटिरेट और इनएक्सप्लिकेबल। क्या आपने आंसर बना लिया है? चलिए, अगर आप आंसर तक पहुंच गए हैं तो अब आप मेरी बात सुनिए। करे क्या कि जो माने नहीं, इसको सरल भाषा में अनरिलेंटिंग हो, मतलब वो झुकने का नाम नहीं ले रहा हो, और वो लाख आप याचना, एंटिटी का मतलब याचना होता है, लाख आप इससे याचना कीजिए, याचना से वो नहीं पिघलेगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसको सरल शब्दों में कहे, जिसको मना पाना बहुत मुश्किल हो, इम्पॉसिबल टू परसुएड, है ना। अब इतना के लिए हम ऐसे भी देखिए, ये तो क्वेश्चन मान लीजिए आया हुआ सवाल है, एसएससी में आया हुआ सवाल है, लेकिन इसको ऐसे भी ये पूछा जा सकता है, इम्पॉसिबल, छोटे में अगर कहें, छोटे फ्रेज में, तो इम्पॉसिबल टू परसुएड, जिसको मनाना असंभव हो, जो एक बार ना मानने का कसम खा ले तो मानेगा ही नहीं। चल लाख कर लीजिए इसके लिए। चलिए, सारे ऑप्शंस पर पहले ध्यान देते हैं, मतलब इसके जगह पर ऐसा भी सवाल आ सकता है, कहने का तात्पर्य है। ये तो बहुत बड़ा फ्रेज हो गया,
ठीक है ना, लेकिन उसका छोटा रूप यही है, इम्पॉसिबल टू परसुएड। अब इसके लिए एक वर्ड आपसे डिमांड किया जा रहा है। चलिए, इनऑक्सेरेबल क्या होता है पहले हम देखते हैं, पहले यहां से आते हैं। इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल का मतलब क्या होता है? जिसकी व्याख्या ना की जा सके, वो चीज मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है, समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो जो समझा ना जा सके, जिसे समझना कठिन हो, जिसे समझना कठिन हो, है ना, वो चीज होता है इनएक्सप्लिकेबल। चलिए, इनवेटिरेट एक आदत होता है, बहुत पुराना आदत को ना इनवेटिरेट उसको कहते हैं। तो बहुत पुराना, लेकिन क्या बहुत पुराना? कोई आदत, है ना, कोई बहुत पुराना कोई आदत होता है, उसको इनवेटिरेट कहते हैं। चलिए, इनफेलिएबल का मतलब क्या होता है? जो कभी चुके नहीं, जो कभी चुके नहीं वो इनफेलिएबल होता है। तो इसको छोटा हिंदी में कहें अचूक। अब आइए आप आंसर की तरफ देखिए, जो जिसको मनाना मुश्किल हो वो कहलाता है इनऑक्सेरेबल। इनऑक्सेरेबल कौन होते हैं? इनऑक्सेरेबल वो होते हैं जिनको मना पाना, है ना, असंभव होता है, आप उनको मना नहीं सकते हैं। तो जिसको मनाना असंभव हो, जिसे, है ना, मनाना असंभव हो, वो इनऑक्सेरेबल कहलाता है, ठीक है ना, जिसको मनाया ना जा सके। सवाल भी हमारा यही कर रहा है कि जो अनरिलेंटिंग हो, जो झुके नहीं और याचना से वो पिघले नहीं, वो जो व्यक्ति होता है वो इनऑक्सेरेबल होता है। इसका मतलब है कि हमारा 6 का राइट आंसर हम लोग क्या करने जा रहे हैं? 6 का राइट आंसर हम लोग ए करने जा रहे हैं। आइए 7 में देखते हैं 7 सवाल क्या है। करे क्या? वेरी ओल्ड फैशन्ड, बहुत पुराना। देखिए, बहुत पुराना अगर कोई चीज है, बहुत पुराना कोई चीज है तो एंटीडाइलुवियन है ना। 7 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। अति प्राचीन, अति प्राचीन जो हो गया ना, वो आपका कोई चीज जो अगर अति प्राचीन में अगर आ गया तो एंटीडाइलुवियन है। ट्रेडिशनल क्या होता है? ट्रेडिशनल आपका परंपरागत होता है। चलिए, सारे वर्ड्स को फिर कर लेते हैं। ये वर्ड्स आपको बाद में बहुत काम करेंगे, बहुत काम करेंगे। चलिए, तो ये जो ट्रेडिशनल क्या होता है? ये परंपरागत होता है। चलिए, इसको परंपरागत होता है। चलिए, कन्वेंशनल क्या होता है? ये भी परंपरागत ही होता है। चलिए, परंपरागत, है ना। चलिए, इसके बाद ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई चीज यदि ऑब्सोलीट है तो वो पहले यूज में था, अब उसका प्रचलन नहीं है। अप्रचलित, कोई चीज यदि अप्रचलित है, जो प्रचलन से बाहर हो गया है, वो आपका ऑब्सोलीट है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो 7 का राइट आंसर होगा वो डी होगा। आइए नंबर 8 की ओर कहते हैं। वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प, जो टिकट, है ना, इकट्ठा करे, वो व्यक्ति जो टिकट इकट्ठा करे। टिकट इकट्ठा करना भी एक शौक होता है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? सारे ऑप्शन को एक बार आप पढ़ लीजिए। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? नुमिस्मैटिस्ट, दूसरा ऑप्शन है फिलाटेलिस्ट, तीसरा ऑप्शन है आर्कियोलॉजिस्ट और चौथा ऑप्शन है कोनोसर। चलिए, अब आप अगर बना लिए हैं, हल कर लिए हैं, तो चलिए आप मैच करते हैं। नुमिस्मैटिस्ट वो होते हैं जो कि, है ना, क्वाइन, है ना, मतलब वो स्टाम्प नहीं, वो क्वाइन इकट्ठा करते हैं, है ना, सिक्का इकट्ठा करने वाले, सब शौक है ना। क्वाइन इकट्ठा करने वाला नुमिस्मैटिस्ट कहलाता है। सिक्का इकट्ठा करेगा ये, ठीक है ना। चलिए, इकट्ठा करने वाला, संग्रह करने वाला, ठीक है ना, वो नुमिस्मैटिस्ट कहलाता है। आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये पुरातत्व से जुड़े होते हैं ना, पुरातत्ववादी होते हैं। पुरातत्व, आप ऐसे समझिए, पुरातत्व विशेषज्ञ होते हैं आर्कोलॉजिस्ट, इनको हम कहते हैं। चलिए, कोनोसर कौन होते हैं? ये पारखी होते हैं, किसी चीज के जानकार होते हैं, मर्मज्ञ होते हैं। इसको आप सरल भाषा में जानकार कहिए या मर्मज्ञ कहिए, शुद्ध हिंदी है ये, मर्मज्ञ। चलिए, अब आप समझ चुके हैं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर फिलाटेलिस्ट होने वाला है। फिलाटेलिस्ट कौन होते हैं, है ना? तो ये स्टाम्प, है ना, ये टिकट संग्रह करने वाले, टिकट इकट्ठा करने वाले होते हैं। फिलाटेलिस्ट कौन होते हैं? टिकट इकट्ठा करने वाले होते हैं। यानी कि हमारा 8 का राइट आंसर क्या होगा? हमारा 8 का राइट आंसर जो होने वाला है वो बी होने वाला है। चलिए 9 नंबर में आते हैं। क्या कर रहा है? वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, जो पैसे का लालची हो, जिसको पैसे का लालच हो। देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो सारे ऑप्शंस काम के ऑप्शन है, ठीक है ना, जानकारी होना चाहिए। ओमनीवोरस, ओमनी क्या करेगा? सब कुछ खाएगा, घास भी खाएगा, मांस भी खाएगा। यदि कोई जानवर यदि ओमनीवोरस है, यानी कि वो सब कुछ खाता है, तो इसका मतलब है कि सर्वहारी, है ना, जो सब कुछ खाए वो ओमनीवोरस कहलाता है। जैसे ह्यूमन बींग क्या है? ह्यूमन बींग सब्जी भी खाता है, ह्यूमन बींग मांस भी खाता है, तो ह्यूमन बींग कौन सा बींग है? ओमनीवोरस है, सर्वहारी। चलिए, कार्निवोरस कौन है? मांसाहारी, ठीक है ना। कार्निवोरस क्या है? मांसाहारी। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि जो पैसे का लालची हो, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन कैंसिल। देखिए, वोरासियस का मतलब क्या होता है? भूखड़। ये भूख किसी चीज का हो सकता है, भूख खाने का भी हो सकता है, किसी को भूख पैसे का भी हो सकता है, किसी को भूख ज्ञान का भी हो सकता है। तो ये भूख किसी चीज का जो भूख होता है वो वोरासियस होता है। तो इसको हम सिंपल भाषा में ये भूखड़, ये भूखड़ किसी चीज का हो सकता है।
ठीक है, चलिए। लेकिन एवरीशियस कौन होते हैं? एवरीशियस लालची होते हैं, और ये लालच इनका केवल पैसों के लिए होता है, ठीक है ना। जो पैसों के प्रति लालच दिखलाते हैं उनमें एवरिस होता है। तो एवरीशियस का मतलब क्या होता है? लालची। लेकिन लालची किसके प्रति? लालची पैसों के लिए, है ना। पैसों के प्रति जो लालच होता है वो एवरीशियस कहलाता है, उस व्यक्ति को एवरीशियस कहते हैं। यानी कि हमारा 9 का राइट आंसर क्या होने वाला है? 9 का राइट आंसर हमारा ए होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। करेक्ट, वांटिंग ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ठीक है ना। वांटिंग ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, है ना, बहुत ज्यादा उसको इंफॉर्मेशन और नॉलेज का भूख हो, वांट करे, वो चाहे, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शंस पर देखते हैं। वोरासियस, है ना, विकारियस, वोसिफेरस और ग्लूटोन। सारे पहले ऑप्शन तगड़े तगड़े ऑप्शन हैं। ग्लूटोन का मतलब होता है ना पेटू, आप इसको सरल भाषा में समझिए, जो दिन भर खाते रहता है ना उसको हम लोग ग्लूटोन कहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ ही खाते रहता है। वोसिफेरस का मतलब क्या होता है? जोरदार, है ना, हंगामा से भरा हुआ, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब अगर हम कहें तो हंगामा से भरा हुआ, है ना, जोरदार, इसको ना जैसे जोरदार विरोध है ना, वोसिफेरस प्रोटेस्ट होता है। हंगामा से भरा हुआ अगर कोई चीज है तो वो वोसिफेरस है। इसके बाद आते हैं विकैरियस। देखिए विकैरियस का मतलब अप्रत्यक्ष, है ना, खास तौर पर ये प्लेजर के लिए आता है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनडायरेक्ट। आप इसका सिनोनिम्स को पढ़िए, इसका सिनोनिम्स बहुत अच्छा है। विकैरियस बहुत अच्छा वर्ड है जिसका सिनोनिम्स होता है इनडायरेक्ट। चलिए अब आते हैं, कह रहा क्या कि जिसको बहुत सारा ज्ञान और नॉलेज का भूख हो उसको कहेंगे वोरासियस। देखिए वोरासियस अभी मैं बात किया हूं यहां पर। चलिए वोरासियस का मतलब क्या होगा? भूखड़, जिसको भूख लगा हो, खाना का ही नहीं, वो भूख हो सकता है ज्ञान का हो, भूख धन का हो। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो हैं सर आपके वोरासियस। यदि कोई वोरासियस है तो वो भूखड़ है, वो ज्ञान का भूखड़ हो सकता है, वो पैसे का भूखड़ हो सकता है, वो खाने पीने का भूखड़ हो सकता है। तो चलिए वोरासियस हमारा, इसका कोलोकेशन क्या है? कोलोकेशन से आप बेहतर समझिएगा, वोरासियस ईटर जो बहुत ज्यादा खाए और वोरासियस रीडर जो बहुत ज्यादा पढ़े। देखिए ये इसके पेयर हैं, वोरासियस ईटर एंड वोरासियस रीडर। एनीवे 10 का आंसर हमारा क्या बनने वाला है? 10 का आंसर हमारा ए बनने वाला है। आइए 11 में, क्वेश्चन नंबर 11, परसुएसिव एंड फ्लुएंट स्पीच, जो धारा प्रवाह बोले, ठीक है ना, जो परसुएसिव हो और जो समझाए आपको और धारा प्रवाह बोले, इसके लिए एक वर्ड हमें तलाश करना है। चलिए आपने ऑप्शंस को देखा, एक्सप्रेशन, है ना, डिस्कोर्स, ठीक है ना, एलोक्वेंस और लेक्चर। इसमें जानने वाली दो बातें हैं, एक तो आंसर जानिए और एक डिस्कोर्स का मतलब जानिए। डिस्कोर्स का मतलब होता है संवाद या बातचीत, जो लोगों के बीच बातचीत होता है, सीरियस बातचीत, गप्पे नहीं, सीरियस बातचीत को कहते हैं डिस्कोर्स, ठीक है ना। पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है राजनीतिक बातचीत, ठीक है ना। तो सीरियस कन्वर्सेशन को, है ना, हम लोग डिस्कोर्स कहेंगे। इसको तोड़ के लिखे तो कैसे लिखेंगे? सीरियस कन्वर्सेशन, है ना, सीरियस कन्वर्सेशन को, या कन्वर्सेशन हो सकता है, ठीक है ना, या वो राइटिंग भी हो सकता है, तो इसको हम डिस्कोर्स कहेंगे, ठीक है ना, संवाद या बातचीत। चलिए अब आते हैं हम लोग एक एलोक्वेंस पर। एलोक्वेंस का मतलब क्या होता है? धारा प्रवाह बोलने को, आप ऐसे समझिए, धारा प्रवाह बोलने को ना एलोक्वेंस कहते हैं। तो एलोक्वेंस का मतलब क्या होता है? धारा प्रवाह भाषण को ना हम लोग एलोक्वेंस कहते हैं। कोई चीज यदि धारा प्रवाह है तो उसमें एलोक्वेंस है। और ऐसे जो स्पीकर होते हैं एलोक्वेंट होते हैं, है ना, जो धारा प्रवाह बोलते हैं वो एलोक्वेंट होते हैं, एलोक्वेंट स्पीकर। एलोक्वेंट स्पीकर कौन से स्पीकर होंगे? जो धारा प्रवाह बोलते हैं। एलोक्वेंट स्पीकर कौन से स्पीकर होंगे? जो धारा प्रवाह बोले। चलिए तो इसका मतलब है कि हमारा 11 का जो राइट आंसर क्या होना है? 11 का जो राइट आंसर होना है वो आपका एलोक्वेंस होना है, ठीक है ना। चलिए 11 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। 12 में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे क्या? वेरी अटेंटिव, बहुत ध्यान देता है, ठीक है ना, बहुत ध्यान देता है। आप ऐसे समझिए, वेरी अटेंटिव एंड कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी। अब जो एकदम कोई चीज को एक्यूरेसी चाहे, बहुत सिलेक्टिव आदमी होते हैं, है ना, ये कोई चीज की पूर्णतावादी में भरोसा करते हैं, इन व्यक्ति को क्या कहते हैं? चलिए पहले सारे वर्ड्स को पहले देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है? फास्टिडियस, फ्लेगमेटिक, सुपरसिलियस और एक है नॉन ऑफ दीस। चलिए सुपरसिलियस कौन होते हैं? जो अपने आप को किसी से बेहतर समझे, है ना, स्वयं को बेहतर, दूसरे से बेहतर समझने वाला। स्वयं को, हालांकि ऐसा होता नहीं है वो व्यक्ति, लेकिन अपने आप को किसी से बेहतर समझता है, स्वयं को दूसरों से बेहतर समझने वाला, श्रेष्ठ समझने वाला। बेहतर समझने वाला, चलिए ये कहलाता है सर सुपरसिलियस। फ्लेगमेटिक कौन होते हैं? फ्लेगमेटिक वो होते हैं जो जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं, है ना, शांत, है ना, शीघ्र क्रोधित ना होने वाला। आप इनको लाख पिनकाइएगा, नहीं पिनकेंगे। शीघ्र क्रोधित ना होने वाला,
क्रोधित न होने वाला, ये आपका है फ्लेग्मेटिक। इसके लिए दूसरा शब्द में कहते हैं शांत। चलिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि जो बहुत ध्यान दे कोई चीज पर और एक्यूरेसी डिमांड करे, पूर्णतावादी हो, वो फास्टिडियस। देखिए, फास्टिडियस के ना दो अर्थ होते हैं, पहले आप इसको ऐसा समझिए। फास्टिडियस के ना दो अर्थ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, फास्टिडियस वो होते हैं जिनको खुश करना मुश्किल होता है ना। एक बार अगर ये उदास हो जाए, आप इनको खुश करने में ना आपके पसीने निकल जाएंगे, है ना। डिफिकल्ट टू प्लीज, देखिए इसके लिए अगर हम तोड़ के लिखें तो इसके दो अर्थ होते हैं। एक जो अर्थ है इसका डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको खुश करना मुश्किल हो, ठीक है ना। प्रसन्न करना, जिसे प्रसन्न करना मुश्किल हो। एक बार गाल फुला लेगा तो जल्दी खुश नहीं होगा, प्रसन्न करना मुश्किल हो। देखिए, अभी एक हमारा सवाल पहले हुआ था, उसको क्या था? उसको मनाना मुश्किल था। अभी हम लोगों ने एक सवाल किया है, आप सवाल की ओर पहले चलते हैं। वो सवाल क्या है, एक बार उसको फिर से देखते हैं। वो सवाल था आपका, जिसको इम्पॉसिबल टू परसुएड, जिसको परसुएड करना मुश्किल हो, ठीक है ना, जिसको परसुएड करना मुश्किल हो वो इनऑक्सरेबल था। आज जिसको खुश करना, ये मनाना, जिसको मनाना मुश्किल हो, मनाना संभव हो, मानेगा ही नहीं कोई काम करने के लिए। जैसे देखिए, अब यहाँ पर डॉक्टर भाई मानने वाला नहीं था, बोला कि ना ऑपरेशन तो करेंगे नहीं, चाहे लाख पैसा दे दो। हम कैसे लिखेंगे? द डॉक्टर वाज, ठीक है ना, इन एक्सोरेबल, मतलब डॉक्टर मानने वाला नहीं था, ऑपरेशन करने को तैयार ही नहीं हुआ, है ना। एंड देयर वाज नथिंग टू बी डन, एंड देयर वाज नथिंग टू बी डन। इसका चलिए, इसका हिंदी क्या निकालेंगे कि डॉक्टर मानने वाला नहीं था, ऑपरेशन करने को तैयार नहीं था, ट्रीटमेंट करने को तैयार नहीं था, और फिर आप वहां कुछ नहीं कर सकते हैं, हाथ पर हाथ धर के बैठिए। एंड देयर वाज नथिंग टू बी डन, और वहां कुछ नहीं किया जा सकता था। लेकिन चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? फास्टिडियस। फास्टिडियस कौन होते हैं? जिसको खुश करना मुश्किल हो, वो फास्टिडियस होते हैं। अच्छा, फास्टिडियस का दूसरा मतलब क्या होता है? हाईली सेलेक्टिव। ये बहुत ही चुनिंदा आदमी होते हैं, जैसे तैसे किसी चीज को नहीं चुनते, बहुत एक्यूरेटिव, ये एक्यूरेसी पर विश्वास करते हैं, हाईली सेलेक्टिव। जो चुनिंदा टाइप के आदमी होते हैं ना, वो फास्टिडियस होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? राइट आंसर फास्टिडियस होना चाहिए, ठीक है ना। जो कि इसको अगर हम सिंपल अगर हिंदी में कहें तो पूर्णतावादी, जो हर चीज को पूर्ण रूप से देखे, हर चीज को पूर्ण रूप से देखे, वही फास्टिडियस होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर मूव करते हैं। करेक्ट डेविएशन फ्रॉम द कॉमन रूल, है ना। जो कॉमन रूल से जिसका विचलन हो जाए, एक साधारण नियम से, सामान्य नियम से जो विचलन हो, उसको क्या कहते हैं? चलिए, सारे ऑप्शंस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर का 13 का ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा एनोनिमिटी, दूसरा हमारा स्ट्रेंज है, तीसरा एनोमैली है, चौथा है नॉन ऑफ दिस। चलिए, आपने बना लिया है तो चलिए चेक कर लेते हैं। एनोनिमिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, एनोनिमस का मतलब होता है जिसका कोई नाम पता नहीं, है ना। जिसका कोई नाम पता नहीं हो उसको हम एनोनिमस कहते हैं। इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है, वो एडजेक्टिव बहुत तगड़ा वर्ड है, वो एनोनिमस है, वो एनोनिमस है, ठीक है ना। इसको आप कहिए अज्ञात। तो अज्ञात की जो अवस्था होती है, ठीक है ना, अज्ञात की अवस्था जो होती है वो आपका एनोनिमिटी कहलाएगा। चलिए, अब इसके बारे में आते हैं स्ट्रेंज। ये तो आप जानते हैं, विचित्र। लेकिन कह रहा है क्या? सवाल कर रहा है क्या? डेविएशन फ्रॉम द कॉमन रूल। विचलन का आपको अंग्रेजी चाहिए, तो विचलन का अंग्रेजी एनोमैली होता है। विचलन का अंग्रेजी जो होता है एनोमैली होता है। एनोमैली का अगर साइनो अगर कहा जाए तो एनोमैली का साइनो होगा डेविएशन, ठीक है ना। इसका मतलब हमारा 13 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 13 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। चलिए, इसका पहले 12 का राइट आंसर हमारा क्या होता? 12 का राइट आंसर हमारा ए होता। चलिए, एक और शायद मिस कर गया हूं। चलिए, 11 का राइट आंसर क्या होगा? 11 का राइट आंसर यहाँ सी होगा, हालांकि पहले से मेंशन कर दिया गया है। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। कह रहे हैं कि एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड। देखिए, कोई भी चीज जो लेटर में साइन करने के बाद, मान लीजिए आपने लेटर लिख लिया, आपने सिग्नेचर कर दिया, अब उसके बाद आपको कुछ लिखना पड़ा, तो उसको क्या कहते हैं? इसमें 2 वर्ड है, 3 वर्ड है, जिसके हमें जानने की जरूरत है। ऑप्शन कर रहे क्या? कोरिजेंडम, चलिए, पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट डिक्शन, ये डेटेड आउटडेटेड वर्ड है, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए, इस पर ध्यान नहीं देना है हमें, हालांकि ऑप्शन में वो है तो ऑप्शन तक रहने दीजिए। पोस्टेरिटी है। चलिए, ये 3 वर्ड है जिसके बारे में हमें जानकारी लेना है। आइए, तो कोरिजेंडम क्या होता है? देखिए, किताब में जो प्रिंटेड जो एरर होता है उसके शुद्धि को हम लोग कहते हैं कोरिजेंडम, ठीक है ना। इसको आप कहिए शुद्धि, आप इसको सरल भाषा में समझिए, शुद्धि। चलिए, पोस्ट स्क्रिप्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पोस्टेरिटी कौन होते हैं? देखिए, जो भविष्य क्या, हमारे जो भविष्य की पीढ़ी होगी, हमारे मृत्यु के बाद जो लोग जन्म लेंगे, वो हमारी पोस्टेरिटी कहलाएंगे, मतलब भावी पीढ़ी। भविष्य की पीढ़ी को हम लोग कहते हैं पोस्टेरिटी।
चलिए पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? पोस्ट मतलब बाद में और स्क्रिप्ट मतलब लिखने को ना हम लोग स्क्रिप्ट कहते हैं। तो पोस्ट स्क्रिप्ट ही इसका राइट आंसर होगा। मतलब कि हमारा जो 14 का राइट आंसर बी होने वाला है। पश्च लेख है इसका जो सुदीनता, पश्च मतलब बाद में, और बाद में साइन करने के बाद लिखा हुआ चीज को हम लोग पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा 14 का राइट आंसर बी होने वाला है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 15 में। करेंगे द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। किसी देश के है ना एम्पायर को बढ़ाना, एक्सटेंड मतलब विस्तार करना, और उसके इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए जो पॉलिसी होती है उसको क्या कहते हैं? एक वैसी पॉलिसी जिसमें देश का विस्तार हो, है ना, विस्तारवादी नीति आप ऐसे समझिए, शॉर्ट भाषा में हम उसको क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन पर पहले ध्यान देते हैं। ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन है? पहले कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, इंपेरियलिज्म और है इंटरनेशनलिज्म। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो तो मैं अभी बात करूंगा ही, पहले इसके सारे ऑप्शंस पर पहले ध्यान दे देते हैं। कैपिटलिज्म पूंजीवादी, चलिए ये हमारी एक व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है। कम्युनिज्म साम्यवादी, चलिए ये भी एक हमारा व्यवस्था है। चलिए अब अंतरराष्ट्रीयवादी, ये तो इंटरनेशनलिज्म आप समझ रहे, इस पर हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। इंपेरियलिज्म, इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है? साम्राज्यवादी। तो यही ना कह रहा है कि अपने देश के प्रभाव को बढ़ाना, इसी को कहते हैं साम्राज्यवाद, ठीक है ना। चलिए इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है? साम्राज्यवाद, इसको कहिए, वादी नहीं वाद कहिए, ठीक है ना। ये हमारा है साम्राज्यवाद। चलिए तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा? 15 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं। टू स्लैप विथ ए फ्लैट ऑब्जेक्ट, कोई चौड़े चीज से, चौड़ा चीज, जैसे थप्पड़ क्या होता है? चौड़ा चीज होता है, उससे मारना, है ना। तो किसी चौड़े चीज से मारने को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया है ना, ह्यू, चॉप और स्वाट, ठीक है ना। चलिए 3 ऑप्शन इसमें जानने वाला ऑप्शन है। पहले 3 के बारे में पहले जानते हैं। नौ का मतलब होता है कुतरना, अगर कोई चीज को कुतरते हैं आप तो आप उसको नौ करते हैं, ना इसको पढ़ेंगे नौ, कुतरना। चलिए अच्छा, चॉप का मतलब क्या होता है? काटना, मांस वगैरह काटने के लिए हम लोग चॉप करते हैं, ठीक है ना। चलिए स्वाट का मतलब क्या होता है? मारना होता है। स्वाट का मतलब होता है चौड़े चीज से मारना। इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो स्वाट होने वाला है, ठीक है ना। 16 का आंसर जो होगा वो डी होगा, स्वाट होगा। चलिए स्वाट का मतलब क्या होता है? चौड़े चीज से मारना, चौड़े चीजों से मारना को स्वाट कहते हैं। जैसे थप्पड़, जैसे थप्पड़ क्या होता है? चौड़ा होता है, उससे मारने को स्वाट कहेंगे। स्वाटर होता है, मॉस्किटो स्वाटर आप जानते हैं, मच्छर मारने वाले, बैडमिंटन की तरह होता है ना, चौड़ा होता है ना। ये आपको बाजार में मिल जाएंगे, तो उसको स्वाटर कहते हैं। मच्छर मारने वाले को क्या कहेंगे? स्वाटर कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 17 में। कह रहा है कि अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, जो है ना, जो किसी तरह का परिवर्तन का विरोध करे उसको क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर आप क्वेश्चन पहले देख लीजिए, इवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी, कंजर्वेटिव और स्टैटिक, ठीक है ना। चलिए ये जो अपोज्ड, जो विरोध करे ना, वो कंजर्वेटिव होते हैं, जो विरोध करते वो कंजर्वेटिव होते हैं। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर सी होगा, है ना। कंजर्वेटिव का मतलब होता है संकीर्णवादी, है ना, ये किसी तरह का परिवर्तन का ये विरोध करते हैं। स्टैटिक स्थिर होगा, आप जानते हैं। चलिए रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी होगा। चलिए लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो अपोज करे, जो विरोध करे किसी तरह का चेंज का, उसको संकीर्णवादी कहते हैं। इसका 17 का आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। कह रहे सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस यूरिन एक्सक्रीशन, जो पेशाब की मात्रा को बढ़ा दे, कोई चीज जो कि पेशाब की मात्रा को बढ़ा दे उसको हम क्या कहते हैं? डेपिलेटरी, एनोडाइन, एफ्रोडिसियाक और डायरेटिक। चलिए 4 ऑप्शन, चारों जबरदस्त ऑप्शन हैं। चारों के बारे में जानकारी रखा जाए, ठीक है ना, ये सब जानकारी आगे के दिनों में काम करेगा। चलिए डेपिलेटरी कौन होते हैं? देखिए डेपिलेटरी वो होते हैं ना जो कि बाल हटाने वाला, ये बाल हटाते हैं। डेपिलेटरी क्रीम कौन से क्रीम होते हैं? बाल हटाने वाला, साधारण भाषा में समझिए, है ना। क्रीम लगाते हैं बाल हटाने के लिए, तो वो डेपिलेटरी क्रीम कहलाता है, ठीक है ना, बाल हटाने वाला। आइएगा इसके बाद एनोडाइन, है ना, ये दर्द निवारक, ये दर्दनाशक का काम करेगा, दर्द निवारक होगा। ये एनोडाइन होता गोली होता है, एनाल्जेसिक। इसका जो नॉर्मल वर्ड है एनाल्जेसिक होता है, जैसे हम लोग कॉमन तरीके से जानते हैं एनाल्जेसिक को। एफ्रोडिसिया क्या होता है? जो सेक्स पावर बढ़ा दे, है ना, सेक्स पावर बढ़ाने वाला चीज को एफ्रोडिसिया कहते हैं। सेक्स पावर बढ़ाने वाले चीज को एफ्रोडिसिया कहते हैं। चलिए कोई खाना पीना हो सकता है, कोई गोली हो सकता है, कोई दवा हो सकता है। डायरेटिक क्या होते हैं? एक वैसे चीज होते हैं जो कि आपके है ना यूरिन वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, यूरिन को बढ़ाते हैं। जैसे चाय क्या है? टी एंड कॉफी आर, है ना, हम कह सकते हैं क्या? टी एंड कॉफी आर, टी एंड कॉफी आर, है ना,
क्या होता है? डायरेटिक सब्सटेंस नहीं। आप ज्यादा, जितना ज्यादा चाय पीजिएगा, जितना ज्यादा कॉफी पीजिएगा, उतना ज्यादा आपको पेशाब होगा। इसका मतलब है कि टी और कॉफी कौन से सब्सटेंसेज हैं? डायरेटिक सब्सटेंसेज हैं। डायरेटिक किसको कहेंगे? जो पेशाब की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर 18 का राइट आंसर क्या होने वाला है? 18 का राइट आंसर डी होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में आइएगा। रिलेटेड टू मैरिज, जिसका संबंध विवाह से हो, है ना। इसमें से क्या ऐसा वर्ड है जिसका संबंध विवाह से है? सारे वर्ड्स को हम लोग पहले देखते हैं। सार्टोरियल, सेलेसियल, न्यूट्रियल और ओवाइन। चलिए देखिए, सार्टोरियल का संबंध ड्रेस से होता है, रिलेटेड टू ड्रेस, है ना, ड्रेस से संबंधित। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये सार्टोरियल टॉप क्लास का ये वर्ड है ना। जो ड्रेस से संबंधित वह सार्टोरियल है। सेलेसियल किससे? हेवन से रिलेटेड होगा, है ना। जो हेवन से रिलेटेड है वो सर आपका, जिसका संबंध हेवन या स्काई से हो, सेलेसियल है। चलिए, न्यूट्रियल का मतलब क्या होता है? जिसका संबंध किससे हो? मैरिज से हो। इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर हमें प्राप्त हो गया है न्यूट्रियल का, इसका मतलब विवाह से, है ना, विवाह से संबंधित। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? विवाह से संबंधित, ठीक है ना। जैसे कि वैवाहिक बंधन होते हैं ना, वैवाहिक बंधन होते हैं, दो व्यक्ति के बीच वैवाहिक बंधन होते हैं, इसको कहते हैं न्यूट्रियल नॉट। नॉट का मतलब बंधन होता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? 19 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में आइएगा। द साइंस ऑफ लैंड मैनेजमेंट, है ना। लैंड मैनेजमेंट के साइंस को हम लोग क्या कहते हैं? एरोनॉटिक्स, ठीक है ना, सिरेमिक्स, एग्रोनॉमिक्स और एग्रेरियन। चलिए, एग्रेरियन का मतलब क्या है? आपने आंसर पकड़ लिया है हमें लगता है। लैंड मैनेजमेंट, है ना, भू प्रबंधन, भू प्रबंधन के विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? एरोनॉटिक्स, सिरेमिक्स, एग्रोनॉमिक्स और अग्रेरियन। देखिए, अग्रेरियन का संबंध किसान से है ना, किसान, कृषक। आप इसको सरल भाषा में समझिए, कृषक। चलिए, एग्रोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। सिरामिक्स का मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन से है, चीनी मिट्टी के बर्तन से है, ठीक है ना। चलिए, चीनी मिट्टी के बर्तन से सिरामिक्स उसको कहते हैं। चलिए, एरोनॉटिक्स का मतलब उड्डयन से है, उड़ान से है, आप ऐसे समझिए। तो हमारा बचा क्या? हमारा बचा एग्रोनॉमिक्स। हमारा जो 20 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए आते हैं 21 में। पर क्या? टू मेक समथिंग शॉर्टर, छोटा करना। छोटा करने को क्या कहेंगे इसमें? तो छोटा करने को सीधे आंसर की ओर जाते हैं, तो छोटा करने को ना ट्रंकेट कहेंगे। छोटा करने का अंग्रेजी क्या होगा? ट्रंकेट होगा, ठीक है ना। चलिए, 21 का आंसर जो होगा वो डी होगा। अगर आप कोई चीज को ट्रंकेट करते हैं, आप उसको छोटा करते हैं। जैसे कोई किताब को, कोई राइटिंग मटेरियल को अगर आप ट्रंकेट करते हैं, आप उसको छोटा करते हैं। प्रोलॉन्ग का इसका उल्टा हो जाएगा। प्रोलॉन्ग मतलब लंबा करना, है ना। अगर आप कोई चीज को लंबा करते हैं तो आप उसको प्रोलॉन्ग करते हैं। चलिए, तो इसका मतलब है कि 21 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइए 22 में। करेक्ट, ए लो लाइंग लैंडस्केप बिटवीन माउंटेन्स। माउंटेन के बीच के जो जमीन होता है, खाई होता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है ना। जो माउंटेन के बीच जो खाई होता है उसको हम क्या कहते हैं? दो माउंटेन के बीच जो खाई होता है ना, उसको घाटी। घाटी याद कीजिए, घाटी का आंसर क्या होना चाहिए? घाटी का आंसर आपका होना चाहिए सर वैली होना चाहिए। नहीं, हम घाटी की तरफ अगर देखते हैं तो हम वैली की तरफ देखते हैं। लो लाइंग जो लैंडस्केप बिटवीन जो माउंटेन्स होते हैं वो घाटी होते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसका मतलब है कि हमारा 22 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। प्लेट्यू, इसमें एक प्लेट्यू है। प्लेट्यू का मतलब क्या होता है? पठार, आप समझिए। प्लेट्यू का मतलब होता है पठार होता है। चलिए, हम आगे बात को लेके चलते हैं। नंबर 23 में, द शेप एंड फीचर ऑफ ए पर्सन फेस। किसी व्यक्ति के जो चेहरे का जो बनावट होता है उसको क्या कहते हैं? जो चेहरे का जो बनावट होता है ना, किसी, जैसे इसमें ऑप्शन दिया क्या है? फिजियोलॉजी, है ना। चलिए, फिजियोगोनॉमी, चलिए, फिजियोथेरेपी और मेटाफिजिक्स। देखिए, जो पर्सन का जो शेप होता है, पर्सन का जो फेस का जो फीचर्स और शेप होता है, ठीक है ना, उसके लिए जो हमारा राइट आंसर जो है ना वो है फिजियोगनॉमी है, वो है फिजियोगनॉमी है। 23 का जो राइट आंसर होगा वो सर आपका बी होगा। 23 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा 24 के तरफ। करेक्ट, रेडिएटिंग कलर्स दैट सीम टू चेंज व्हेन सीन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। करेक्ट है, एक कलर, है ना, जो कि रंग बिरंगा हो, रेडिएट करे, है ना, चमके, जब उसको आप अलग अलग एंगल से देखिएगा, जैसे कोई 3D या पिक्चर देखिएगा, तो 3D पिक्चर आप देखिएगा कि अलग अलग आप एंगल से देखिएगा तो अलग अलग वो चीज दिखाई देगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम सर, है ना, इरिडिसेंट। इरिडिसेंट क्या होता है ना, वो अलग अलग एंगल से देखने से वो अलग अलग कलर का आभास होता है, ठीक है ना। चलिए, इसको आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, रंग बिरंगा। इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिए, रंग बिरंगा। ये रंग बिरंगा कब नजर आएगा? जब हम इसे अलग अलग एंगल से देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो राइट आंसर 24 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 24 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइएगा 25 में आते हैं। कर है क्या? मेथड्स यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी।
वो तरीका जो कि गर्भधारण को रोक दे, है ना। प्रेगनेंसी का मतलब होता है गर्भधारण, जो गर्भधारण को रोकने वाले तरीका को हम लोग क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन लेते हैं। कंसेप्शन, कंट्रासेप्शन, अनफर्टाइल और स्पॉन। देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा ना वो होना चाहिए सर आपका कंट्रासेप्शन, कंट्रा विरोध करेगा, है ना। इसका राइट आंसर होना चाहिए कंट्रासेप्शन, कंसेप्शन गर्भधारण, कंट्रासेप्शन, ठीक है ना। चलिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ना वो कंट्रासेप्शन होना चाहिए। गर्भधारण निरोध जो होते हैं ना, गर्भ निरोध, इसको आप समझिए, गर्भ निरोध को ना कंट्रासेप्शन कहेंगे। चलिए कंसेप्शन गर्भधारण होता है, उल्टा, ये तो गर्भधारण है, कंसेप्शन का मतलब तो गर्भधारण होता है। चलिए तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी रोकने का जो मेथड्स होता है उसको कंट्रासेप्शन कहते हैं, और इसी से बने कंट्रासेप्टिव, गर्भ निरोधक। कभी आपने सुना गर्भ निरोधक गोली, गर्भ निरोधक जो डिवाइस होते हैं वो कंट्रासेप्टिव्स होते हैं। तो 25 का राइट आंसर हमारा होना चाहिए बी होना चाहिए। आते हैं 26, करेक्ट, समथिंग हैपनिंग बाय चांस इन हैप्पी एंड बेनिफिशियल वे। चलिए जो अचानक हो जाए और एक अच्छा रिजल्ट लाए, उस चीज को क्या कहेंगे, जो अचानक घटे और एक बेहतर रिजल्ट लाए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फोर्टिट्यूड, सेरेंडिपिटी, सेरेनिटी और मिस एडवेंचर। चलिए अब हमें इसमें ऑप्शन तलाश करना। फोर्टिट्यूड, सेरेंडिपिटी, सेरेनिटी और मिस एडवेंचर। ये 26 का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि जो अचानक आए और अचानक एक अच्छा रिजल्ट दे, हम इसे क्या कहते हैं। चलिए अब हम अगर आते हैं इसमें तो हमारा जो राइट आंसर क्या होना चाहिए। पहले सवाल पर पहले आप एक बार पहले आप थोड़ा सा समय ले, ऐसे सवाल को आप समय ले और तब जाकर के आप इसे हल करने की कोशिश करें, ठीक है ना। आप इसे पहले 1 मिनट का पहले समय ले सवाल को समझें। कह रहे क्या जो अचानक आए और एक अच्छा रिजल्ट दे, हम इस चीज को क्या कहेंगे। चलिए अगर ये क्लियर है तो चलिए इसके लिए हमारा जो वर्ड है वो राइट, हमारा जो वर्ड होना चाहिए सेरेंडिपिटी होना चाहिए, नहीं। चलिए 26 का राइट आंसर जो होगा वो बी कर लीजिए। चलिए आते हैं 27 में। चलिए करेक्ट, टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, है ना, मतलब कि ऐसा बोलना है कि आपको समझ ही में नहीं आएगा कि कौन क्या बोल रहा है, इसके लिए एक वर्ड है गार्ब्ड, ठीक है ना। चलिए हमारा 27 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। इलोक्वेंट तो अभी बात हुआ है धारा प्रवाह, इलोक्वेंट का भी हुआ है धारा प्रवाह। चलिए आते हैं 28 में। करें पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस, एक व्यक्ति का जो अंतिम जो परफॉर्मेंस होता है उसको क्या कहते हैं। एक व्यक्ति का जो अंतिम परफॉर्मेंस होता है उसको कहते हैं स्वान सॉन्ग, ठीक है ना। एक व्यक्ति का जो लास्ट परफॉर्मेंस होता है वो होता है स्वान सॉन्ग। 28 का हमारा राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। एलएजी नहीं होगा, प्रोग्नोसिस, है ना। किसी चीज का पहले से फोरकास्टिंग करना प्रोग्नोसिस कहलाता है। एलएजी का मतलब होता है दुखांत कविता, दुखांत कविता को एलएजी कहते हैं, जो किसी के मरने के उपरांत लिखा जाता है। चलिए 20 कह रहा है क्या, पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस, और ये जो पर्सन्स का जो लास्ट परफॉर्मेंस होता है ये होता है स्वान सॉन्ग। 29 में आते हैं। कह रहे क्या, ए सब्सटेंस इजिली इवापोरेटेड, है ना, एट नॉर्मल टेम्परेचर। चलिए ऑप्शंस क्या कर रहा है, इंड्योरिंग, वोलेटाइल, स्टीडफास्ट और पार्सिमोनी। इस पहले सवाल का पहले हम अर्थ समझते हैं। एक वैसा चीज जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ही उड़ जाए, इवापोरेट हो जाए, वाष्प बनकर निकल जाए, इसको कहते हैं सर वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या चीज होता है। चलिए वोलेटाइल एक ऐसा चीज होता है जैसे कपूर, आप उसको हवा में रख दीजिए उड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कपूर क्या एक चीज है, वोलेटाइल चीज है ना। उसको आप कहिए, है ना, उड़नशील। आप इसको अगर सरल शब्दों में कहना चाहते हैं तो आप इसको कहिए उड़नशील। हमारा 29 का आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए आते हैं 30 में। ए प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच जो प्राइवेट कन्वर्सेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं। डायलॉग, मोनोलॉग, टेटे एटेट, टेटे एटेट, इसको पढ़ेंगे टेटे एटेट और सरमन। चलिए इसको हम क्या कहेंगे। चलिए जो प्राइवेट कन्वर्सेशन होता है, निजी बातें, आप इसको कहिए। इसके लिए राइट आंसर हमारा होगा 30 का आंसर सी होगा, टेटे एटेट होगा। चलिए हम आते हैं 30 ये 30 सवाल था, सॉरी, ये 31 में। अब हम आते हैं द एग्जैक्ट अपोजिट, एकदम ठीक उल्टा। किसी चीज का ठीक उल्टा को हम क्या कहेंगे, एस्थेट। ऑप्शन देखते हैं, एंटीथेसिस, एनालोगस और नॉन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए एंटीथेसिस। किसी चीज का ठीक जो उल्टा होता है ना उसका वो एंटीथेसिस कहलाता है।
चलिए 31 का आंसर बी होगा। आते 32 में करेंगे मैनिया फॉर ट्रैवल, है ना, जो घूमने का जो मानिया होता है उसको क्या कहते हैं, ड्रोमो। ड्रोमो का मतलब घूमने से है। ठीक है ना, हमारा 32 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। 32 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। आइएगा हम आगे बात को लेके चलते हैं 33 में। वन हु इज डिटरमिन्ड टू टेक रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम। वन हु इज डिटरमिन्ड टू टेक रिवेंज फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम। एक व्यक्ति जो कि दृढ़ प्रतिज्ञ हो कि उसके साथ जो गलत किया गया है उसको वो बदला लेगा, यानी कि जो बदला लेने के प्रति जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, वो अपने अन्यायों के प्रति जो बदला लेने के लिए जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं उनको क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं, विंडिक्टिव, नीगर, पेडांटिक और इनमिटिव। इसका जो राइट आंसर होगा वो विंडिक्टिव होगा। इसका जो राइट आंसर होगा विंडिक्टिव, है ना। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रतिशोध से भरा हुआ। ये प्रतिशोध से भरा रहेगा और इसके खिलाफ जो भी अन्याय अनुचित कार्य हुए हैं उसका वो बदला जरूर लेगा। ठीक है ना, यदि कोई व्यक्ति विंडिक्टिव है इसका मतलब है कि वो प्रतिशोध से वो भरा हुआ है। यानी कि हमारा 33 का राइट आंसर होगा हमारा ए होगा। आइएगा 34 में करेंगे वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, जिसको किसी सर्विस से आदर पूर्वक जो मतलब उसको आप सेवानिवृत्त दिया जाता है उसको क्या कहते हैं। इसके लिए बहुत बढ़िया हमारे आंसर अभी मिलने वाले हैं, एमिरिटस, मर्सिनरी, ट्रुआंट और बेलिजिरेंट। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो इमेरिटस होना चाहिए। ठीक है ना, इमेरिटस वो होते हैं जिनको सेवा निवृत्त किया जाता है सम्मान पूर्वक। ठीक है ना, ऑनरेबली डिस्चार्ज किया जाता है। खासतौर पर प्रोफेसर वगैरह के लिए आते हैं ना, प्रोफेसर इमेरिटस, है ना, ऐसे लिखा जाता है। वो सम्मान सूचक ये पद है। चलिए आते हैं 35 में, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, जो सजा से मुक्त हो, जिस पर सजा, है ना, जिसको सजा ना दिया जा सके, आप ऐसे समझिए। चलिए ऑप्शन पर विचार करते हैं, इंप्यूनिटी, रैथ, स्टोइसिज्म और पोस्टेरिटी। चलिए आपने बना लिया होगा, जैसा कि मैं फील करता हूं कि आपने बना लिया होगा। इसका राइट आंसर होना चाहिए इंप्यूनिटी। ठीक है ना, अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज से इंप्यूनिटी प्राप्त है तो उसको एग्जेम्पशन प्राप्त है। ठीक है ना, एग्जेम्पशन प्राप्त है फ्रॉम पनिशमेंट, यानी कि हमारा 35 का राइट आंसर हमारा ए होने वाला है। चलिए 36 में आते हैं, करेक्ट द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एक्सोर्बिटेंट और एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन द मनी लेंट, जो है ना बहुत ज्यादा जो ब्याज ले, हाँ, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज है। ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा जो उधार जो पैसा जो देता है उस पर जो बहुत ज्यादा जो सूद ले उसको क्या कहते हैं, सूदखोर। इसको आप समझिए, सूदखोरी का अंग्रेजी इसमें क्या है ना, सूदखोरी का अंग्रेजी हमें खोजना है। चलिए ऑप्शंस कैसे कैसे दिएगा, इमेसरी, माकाबर, भेनाल और यूसरी। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 36 का राइट आंसर डी होना चाहिए। चलिए आते हैं 37 में। चलिए करेक्ट, ए मास हेल्ड टू प्रे फॉर द पीस, है ना, ऑफ डिपार्टेड सोल। इसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए राइट आंसर है हमारा है, आप पहले राइट आंसर पहले देखा जाए, 37 का राइट आंसर पहले चेक किया जाए। किसी मृत व्यक्ति के लिए जो प्रे प्रार्थना, जो प्रार्थना सभा का आयोजित किया जाता है, उसके लिए एक वर्ड आपको तलाशना होगा। एक वर्ड क्या है, पहले आप 1 मिनट का समय लीजिए, आप घबराइए नहीं, समय थोड़ा सा लीजिए और फिर इसको बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए सवाल पहले समझा जाए। सवाल कह रहा है कि किसी मृत व्यक्ति के लिए जो प्रार्थना सभा जो आयोजित की जाती है उसके लिए हमें एक वर्ड खोजना है। उसके लिए एक वर्ड क्या हो सकता है, ऑप्शंस कैसे कैसे दिए गए हैं, रिक्वीम, एलेजी, चलिए इसके बाद सैनिक्योर और इसके बाद हमारा नन ऑफ दीज। तो हमारा जो इसका जो राइट आंसर जो होने वाला है, आपने अगर कैच कर लिया तो ठीक है, नहीं तो इसका राइट आंसर रिक्वीम होने वाला है। 37 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइए 38 में, लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम। मेडिकल प्रॉब्लम के कारण मुंह से आवाज नहीं निकलना, ये क्या कहलाता है, इंसोमानिया, एपोप्लेक्सी, हाइपोग्लाइकेमिया और अफासिया। चलिए सवाल को एक बार फिर से समझा जाए। करे क्या कि मतलब मेडिकल कंडीशन, है ना, मेडिकल के कारण, मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज का चला जाना, गूंग हो जाना, इसके लिए वर्ड अफासिया है। अफासिया मतलब लॉस ऑफ स्पीच होता है। 38 का हमारा राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए 39 में आते हैं, मनी पेड टू एम्प्लॉइज ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट होने के बाद जो कर्मचारी को जो पैसा दिया जाता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का पैसा जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो सारे ऑप्शन पर विचार करते हैं, ग्रेचुटी, गिफ्ट, पेंशन और एरियर्स। देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ग्रेचुटी होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ग्रेचुटी होना चाहिए। आपके दिमाग में पेंशन है तो पेंशन, है ना, महीना महीना मिलता है, पेंशन इसका आंसर नहीं होगा।
एरियर्स बकाया होता है, ये इसका आंसर नहीं होगा। कह रहे कि रिटायरमेंट होने के उपरांत जो पैसा कर्मचारियों को दिया जाता है उसको कहते हैं सर ग्रेचुटी कहते हैं, ठीक है ना। एक ही बार में एक मुश्त राशि जो भी होता है 10 लाख 20 लाख 50 लाख पद के हिसाब से होता है, वो उसको दे दिया जाता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। तो हमने तय कर लिया कि हमारा जो 39 का राइट आंसर होगा वो ए होगा। आइए 40 में आते हैं। एन एनिमल स्टोरी विथ ए मोरल, एक है ना जानवर की कहानी जिसमें नैतिकता वाली बातें हो, विथ ए मोरल, ए अलग है मोरल अलग है। ऑप्शंस क्या है? एलिगरी, फेबल, एनेक्डोट और सागा। इसका जो राइट आंसर होगा वो फेबल होगा। फेबल में जानवरों की कहानी होती है, ठीक है ना, फेबल में जानवरों की कहानी होती है जो कि मोरल लेसन्स देते हैं। तो 40 का हमारा राइट आंसर बी होने वाला है। तो बच्चों ये हमारा रहा 1 से लेकर 40 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सिंपल टेस्ट। आप इस टेस्ट को किस तरह से स्कोर करते हैं ये तो देखने की बात है। आप पहले पूरे एक बार सवाल को तुरंत बनाएं और जो एक्सप्लेनेशन दिए गए आप उसे मैच करें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।